फिरोज़ गांधी कॉलेज और हिंदी विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। पिछली कक्षा में हमने यह क्लास बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक के विद्यार्थियों से संबंधित है। पिछली कक्षा में हम आदिकाल के संबंध में अपनी कुछ बातें रख रहे थे आपके बीच में, और जो अंतिम बात हमने रखी थी वो थी आदिकालीन साहित्य का विभाजन। और इसे हमने पढ़ा था कि इसकी 4 श्रेणियां बनाई गईं। पहली श्रेणी थी रासो साहित्य, दूसरी थी रास साहित्य, तीसरी थी सिद्ध साहित्य और चौथी श्रेणी थी इसमें नाथ साहित्य। अब इसके आगे हम अपनी बात रखना शुरू करेंगे। आप अपनी कलम और कॉपी निकालिए और नोट बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए पहला पॉइंट हम लिखते हैं। आचार्य शुक्ल इन चारों में से केवल रासो साहित्य को ही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन चारों में से मतलब रासो, रास, सिद्ध और नाथ, ये जो चारों साहित्य हैं, इन चारों में से केवल रासो साहित्य को ही आदिकालीन साहित्य में स्थान देते हैं। केवल रासो साहित्य को ही आदिकालीन साहित्य में स्थान देते हैं। शेष तीनों प्रकार के साहित्य को उन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर पुकारा है। शेष तीनों प्रकार के साहित्य को उन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर पुकारा है। सांप्रदायिक शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है? शुक्ल जी असल में ये कहना चाहते हैं कि रास साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य ये किसी विशेष संप्रदाय से संबंधित साहित्य हैं। ये अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर रहे थे इस साहित्य के माध्यम से, इसलिए उन्होंने इसे सांप्रदायिक साहित्य कहा है। और जो साहित्य की मुख्य धारा में जिस साहित्य को उन्होंने स्थान दिया है वो है रासो साहित्य। रासो साहित्य के अतिरिक्त ना तो जैन काव्य को, ना तो बौद्ध काव्य को और न शैव काव्य को, यानी या तो न रास साहित्य को, न सिद्ध साहित्य को और न ही नाथ साहित्य को वे आदिकालीन साहित्य की मुख्य धारा में स्थान देते हैं। वे इन्हें क्या कहते हैं? सांप्रदायिक शिक्षा। अगला पॉइंट लिखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन चारों को ही आदिकालीन साहित्य में स्थान दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन चारों को ही आदिकालीन साहित्य में स्थान दिया है। अगला पॉइंट लिखेंगे। आदिकाल में कुछ रचनाएं ऐसी भी प्राप्त होती हैं जिनको उपर्युक्त चारों ही श्रेणियों में शामिल नहीं किया जा सकता है। यानी ना तो ये रासों में आती हैं, न रास में आती हैं, न सिद्ध में आती हैं, न नाथ में आती हैं। जिनको उपर्युक्त चारों ही श्रेणियों में शामिल नहीं किया जा सकता है। ऐसी रचनाओं को डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
आदिकाल की फुटकल रचनाएं नाम से संबोधित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की फुटकल रचनाएं नाम से संबोधित किया है। ठीक है, इन चारों से संबंधित कुछ तथ्य हो गए। अब हम इन चारों में से एक एक को लेंगे और उस पर बहुत विस्तृत तरीके से अपनी बात रखेंगे और ये नोट्स आपका बनता हुआ चलेगा। तो ये चारों श्रेणियां थी, इसमें अपनी पहली श्रेणी थी रासो साहित्य। तो आप हेडिंग डालेंगे रासो साहित्य। हाँ, रासो साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले हम इस बात पर विचार करेंगे, जो ये शब्द रासो है, इसकी उत्पत्ति व्युत्पत्ति, इसका उद्भव विकास किस प्रकार से हुआ। असल में क्या है कि अलग अलग विद्वान रासो शब्द को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। तो सबसे पहले हम वह दृष्टिकोण देख लेंगे कि किस विद्वान ने रासो को किस दृष्टि से देखा है, किस शब्द से इसकी व्युत्पत्ति बताते हैं। तो हम पहली हेडिंग डालेंगे रासो शब्द की व्युत्पत्ति। और उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, आचार्य शुक्ल के अनुसार रसायन शब्द से। आचार्य शुक्ल के अनुसार रसायन शब्द से, यानी जो रासो शब्द है ये शुक्ल जी मानते हैं रसायन शब्द से आया है। हुआ क्या था कि आचार्य शुक्ल ने बीसल देव रासो रचना में उल्लिखित रसायन शब्द के आधार पर इसकी व्युत्पत्ति दर्शाई है। उसमें एक पंक्ति आती है कि 1272 मसारी जेठ बदी नवम बुधवारी, नाल रसायन आरंभ शारदा तू ही ब्रह्म कुमारी। तो जो ये रसायन शब्द इसके बीच में आ रहा है, इस आधार पर उन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। अगला पॉइंट लिखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं चंद्रबली पांडे के अनुसार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं चंद्रबली पांडे के अनुसार रासक शब्द से, रासक शब्द से मानते हैं कि रासो शब्द बना है। अगला पॉइंट, गारसा द तासी के अनुसार, गारसा द तासी के अनुसार राजसूय शब्द से, राजसूय शब्द से। अगला पॉइंट, श्यामल दान एवं काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार, श्यामल दान एवं काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार रहस्य शब्द से, रहस्य। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार रस शब्द से। इस प्रकार से अन्य तमाम विद्वान हैं, लेकिन हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार बस इतने ही विद्वानों की राय इस संबंध में देखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे कि रासो साहित्य जो लिखा गया है उसकी प्रवृत्तियां किस प्रकार की थीं या उसकी विशेषताएं कैसी थीं। तो हम हेडिंग डालेंगे रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं।
पहला पॉइंट लिखेंगे इस संदर्भ में, यह साहित्य चारण या भाट कवियों के द्वारा, यह साहित्य चारण या भाट कवियों के द्वारा अपने अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा में लिखा गया है। यह साहित्य चारण या भाट कवियों के द्वारा अपने अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा में लिखा गया है। मैंने आपको चारण या भाट कवियों के बारे में बड़े विस्तार से ऑफलाइन कक्षाओं में बताया था कि किस प्रकार के कवि हुआ करते थे और इनका क्या काम हुआ करता था। तो ये प्रायः राजाश्रित हुआ करते थे और जिस राजा के आश्रित रहते थे उस राजा की एक प्रकार से चाटुकारिता करना इनका पेशा था और उसके बदले में इन्हें धन दौलत, रुपया, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, जमीनें, घर इत्यादि उपहार के रूप में मिला करते थे। और ये जो वर्णन किया करते थे अपने राजाओं का, जो प्रशंसा किया करते थे, वे बड़े अतिशयोक्तिपूर्ण किया करते थे, यानी इतनी बढ़ा चढ़ा करके कि राजा के अंदर वो गुण हो या ना हो, लेकिन जब राजा के संबंध में उस चारण या भाट द्वारा लिखी गई कविता आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा राजा तो बड़ा गुणवान, बड़ा बहादुर, बड़ा धैर्यवान, युद्ध कला में बड़ा प्रवीण है। तो ये जो साहित्य है ये चारण और भाट कवियों के द्वारा राज्याश्रित जिनके यहाँ पर ये आश्रय लिया करते थे उनकी बड़ी ही बढ़ा चढ़ा के इन्होंने वंदना की है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस साहित्य की रचनाओं में तत्कालीन समय के सामंती जीवन की, इस साहित्य की रचनाओं में तत्कालीन समय के सामंती जीवन की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। इस साहित्य की रचनाओं में तत्कालीन समय के सामंती जीवन की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। यहाँ पर जो शब्द आया है सामंती जीवन, जरा समझते हैं ये सामंती जीवन क्या है। सामंत एक विशेष प्रकार का शब्द है जो आदिकाल और रीतिकाल में, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल और रीतिकाल है उसमें चल रहा था। सामंतों की जो उत्पत्ति थी, असल में क्या था कि प्रारंभिक काल में जो शासन प्रशासन का काम था वो केंद्र द्वारा नियुक्त तमाम प्रकार के कुछ ताकतवर लोग होते थे, उनकी जिम्मेदारी पर था। लेकिन गुप्त काल के बाद यह काम किन्हीं दूसरे लोगों को दे दिया गया। ये दूसरे लोग कौन से थे? ये दूसरे लोग थे ऐसे राजा जो केंद्र के राजा से पराजित हो जाते थे, लेकिन केंद्र के राजा के प्रति ये वफादार बने रहते थे, उन्हें भेंट प्रदान किया करते थे। तो गुप्तोत्तर काल में यह प्रशासन व्यवस्था तमाम प्रांतों में देखी गई। सामंत अपने क्षेत्र में काफ़ी स्वतंत्र हुआ करते थे, इनके पास काफ़ी संपत्ति हुआ करती थी, ये काफ़ी सम्मान के हकदार थे समाज में। तो इन शक्तिशाली तत्वों को अपने राज्य का अंग बनाने के उद्देश्य से ऐसे लोगों को राजा ने अपने दरबार में ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए और इन्हीं को कहा जाता है सामंत। सामंत के संबंध में अगर हम दो तीन बातें और समझ लें तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। असल में क्या है कि ये सामंतवाद का जो एकदम मौलिक विचार है उसमें से कुछ एक बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का कोई स्वामी होना चाहिए जो उनकी रक्षा कर सके तथा जिसकी बदले में वह सेवा कर सके। और दूसरा है ये कि सभी राजनैतिक एवं सामाजिक संबंधों का आधार प्राचीन काल में भू नियंत्रण था। तो भूमि का अधिकार या भू नियंत्रण ही इस संबंध का एकमात्र आधार था। इसी से पारस्परिक सेवा एवं सुरक्षा का कार्य हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वेतन देने के लिए मुद्रा थी नहीं, मुद्रा का अभाव था।
तो इस प्रकार से ये सामंत जो थे राजा के बड़े करीबी हुआ करते थे और फिर धीरे धीरे ये व्यवस्था चरमरा गई। जो सामंतवाद का मूल विचार था वह मटिया मेट हो गया और सामंतों ने राजा को मोहरा बना करके प्रजा पर तमाम प्रकार के अनाचार अत्याचार किए। सामंतों का जीवन विलासी होता चला गया, यानी उनके जो कार्य थे वे सब उल्टे हो गए। तो इस प्रकार से हम मोटा मोटा समझ सकते हैं कि यह है सामंती जीवन। हाँ, तो आपने क्या लिखा है कि इस साहित्य में तत्कालीन समय के सामंती जीवन की संपूर्ण झलक देखने को मिल जाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे हम, इस साहित्य की रचनाओं में युद्ध एवं प्रेम प्रसंगों का अधिक वर्णन किया गया है। इस साहित्य की रचनाओं में युद्ध एवं प्रेम प्रसंगों का अधिक वर्णन किया गया है। पीछे जब मैं रासो साहित्य के बारे में चर्चा कर रहा था अपनी ऑफलाइन कक्षाओं में, तो मैंने बताया था आपको एक लाइन कि जा घर बिटिया सुंदर देखें ता घर जबरन करें बियाह। तो यह पूरा समय युद्ध और प्रेम प्रसंगों का ही था और रासो साहित्य में यह खुल करके दिखता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इस साहित्य की रचनाओं में वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। रासो साहित्य की रचनाओं में वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। वो चाहे पृथ्वीराज रासो हो, कुमान रासो हो, बीसल देव रासो हो, हम्मीर रासो हो, परमाल रासो हो, जिसे आलाखंड कहते हैं, ये जितने भी रासो ग्रंथ हैं इनमें जो केंद्र में है वो वीर रस है और उसके अतिरिक्त जो उसका सहयोगी प्रमुख रस है वो है श्रृंगार रस। हाँ, इसके अतिरिक्त भी अन्य रसों की भी व्यंजना हुई है, जिसमें रौद्र, बीभत्स, भयानक आदि रसों की व्यंजना हुई है युद्ध वर्णन के संदर्भ में, लेकिन वीर रस केंद्रीय स्थिति में है और उसके ठीक सहयोगी रस की स्थिति में श्रृंगार रस है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इन साहित्य की रचनाओं में डिंगल एवं पिंगल दोनों प्रकार की शैलियों का वर्णन किया गया है। इन साहित्य की रचनाओं में डिंगल एवं पिंगल दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया है। डिंगल पिंगल पीछे हमने बता दिया है आपको इस संबंध में विस्तार से कि क्या होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, रासो साहित्य की रचनाओं में वीर गाथात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। रासो साहित्य की रचनाओं में वीर गाथात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। वीर गाथात्मक प्रवृत्ति से आशय है वीरों की गाथाओं का वर्णन, वीरों ने जो तमाम युद्ध किए उनकी कहानियों का वर्णन, वीर गाथात्मक प्रवृत्ति। अगला पॉइंट, रासो साहित्य में ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का भी समावेश किया गया है। रासो साहित्य में ऐतिहासिकता के साथ ही साथ कल्पना का भी समावेश किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ संदर्भ इतिहास से लिए गए और कुछ कवि की अपनी कल्पना थी। इन दोनों का समन्वय करके ये रासो ग्रंथ लिखे गए। आगे चल करके आप पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे एमए फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पर ये सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में कि पृथ्वीराज रासो में इतिहास और कल्पना का समन्वय किस प्रकार से किया गया है, या चंद बरदाई ने कहाँ तक इतिहास की रक्षा की है और कहाँ तक उसमें अपनी कल्पना मिश्रित की है। तो जितने भी ये रासो ग्रंथ हैं उनमें सब में इतिहास और कल्पना दोनों का आपको सामंजस्य समन्वय मिलेगा। नेक्स्ट, रासो साहित्य में चारण कवियों की संकुचित राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है।
रासो साहित्य में चारण कवियों की संकुचित राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। अब देखिए, राष्ट्रीय भावना देखने को तो मिलती है, लेकिन कैसी? संकुचित मिलती है। संकुचित से आशय क्या है? असल में क्या था कि जो राज्याश्रित कवि जिस राजा के आश्रित रहता था, वह अपने आश्रयदाता की ही प्रशंसा में अपनी पूरी ताकत लगा देता था, और वह राजा जिस प्रांत का राजा होता था, वही प्रांत उसके लिए वह राष्ट्र होता था। दूसरे प्रांत का राजा उसका दुश्मन होता था, तो दूसरे प्रांत का राजा दुश्मन होने के कारण एक ही राष्ट्र में अलग अलग प्रांत, लेकिन कवियों के लिए वे एक ही राष्ट्र में अलग अलग प्रांत नहीं, बल्कि अलग अलग राष्ट्र और अलग अलग देश की तरह वे उसे देखते थे। तो एक प्रांत की रक्षा के लिए दूसरे प्रांत की जो एकता की भावना थी एक ही राष्ट्र में, वह विकसित नहीं हुई, संकुचित रही। यानी पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को अखंडता और एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास इन कवियों के द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि इनके लिए प्रत्येक प्रांत या जिस राजा के यहाँ ये आश्रित हुआ करते थे, उनका जो प्रांत था वही उनके लिए राष्ट्र था। इसलिए इनकी जो राष्ट्रीय भावना है उसका दायरा बड़ा सीमित हो गया था। इसलिए कहा जाता है कि ये जो राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है चारण कवियों में, वह संकुचित थी। अगला पॉइंट लिखेंगे इस संदर्भ में, रासो साहित्य की रचनाओं में विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। रासो साहित्य की रचनाओं में विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये हेडिंग था कि रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, हमने इसमें 9 या 10 विशेषताएं आपको बताई हैं कि रासो साहित्य जो लिखा गया आदिकाल में, उसमें निम्नलिखित प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। चलिए, अब हम जो प्रमुख रासो ग्रंथ हैं उनके संबंध में एक एक करके चर्चा करेंगे कि उनका लेखक कौन है, कब लिखा गया, उसका कथानक कैसा है, और रासो साहित्य में प्रामाणिकता अप्रामाणिकता का बड़ा लफड़ा है। तमाम विद्वान कहते हैं रासो ग्रंथ प्रामाणिक हैं, तमाम विद्वान कहते हैं रासो ग्रंथ अप्रामाणिक हैं। तो इस संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए एक हम हेडिंग डालते हैं, आदिकाल में लिखे गए प्रमुख रासो ग्रंथ। आदिकाल में रचित प्रमुख रासो ग्रंथ। और इसमें जो सब सर्व प्रमुख रासो ग्रंथ है वो हम लिखेंगे नंबर 1 पर। पहला रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। रचनाकार चंद बरदाई। रचना काल 1168 ईस्वी, 1168 ईस्वी। ब्रैकेट में लिखेंगे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। इसमें भी तमाम विद्वानों के अलग अलग मत हैं कि इसका रचना काल क्या है। तो जो सभी विद्वान जिस एक तिथि पर, जिस एक ईस्वी सन पर अपनी राय सर्वसम्मति से रखते हैं, वो है 1168 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे सुझाया था। इसके नीचे लिखेंगे कि आचार्य शुक्ल के अनुसार 1168 ईस्वी चंद बरदाई का जन्म काल है। आचार्य शुक्ल के अनुसार 1168 ईस्वी यानी 1168 ईस्वी चंद बरदाई का जन्म काल है। अब आप देखिए ये कितना अंतर है। आचार्य शुक्ल 1168 को चंद बरदाई का जन्म काल मानते हैं, और डॉक्टर नगेंद्र से ये सिद्ध करते हैं कि 1168 में पृथ्वीराज रासो लिखा जा चुका था, यानी लिखा गया। तो आदिकालीन साहित्य में इस प्रकार की तमाम दिक्कतें आपको जगह जगह पर मिलेंगी।
चलिए आगे लिखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है तथा चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो का जो उसमें जो मुख्य कथा कही गई है वो क्या है, उसका कथानक क्या है, किस कथा पर यह आधारित है। तो आप डालेंगे हेडिंग एक, मुख्य कथानक। मुख्य कथानक। इस महाकाव्य में अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान एवं कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रेम विवाह की मुख्य कथा के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़े गए अनेक युद्धों की कथा का भी वर्णन किया गया है। मुख्य कथा के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़े गए अनेक युद्धों की कथा का वर्णन किया गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान की यशोगाथा, उनकी युद्ध वर्णन, उनकी जो युद्ध कला थी उसका बहुत ही विशद वर्णन किया गया है। और उन्होंने शहाबुद्दीन से युद्ध किया, 2-2, 3-3 युद्धों का वर्णन है शहाबुद्दीन गोरी से। उसके बाद वो एमए फर्स्ट ईयर में इसका एक खंड चलता है, पद्मावती समय नाम है, पृथ्वीराज रासो का एक खंड है पद्मावती समय, वह एमए फर्स्ट ईयर हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो पद्मावती समय में दिखाया गया है कि वो एक ही साथ 3-3 बड़ी सेनाओं से युद्ध करते हैं, राजा कुमोदमणि की सेना से, राजा विजयपाल की सेना से और शहाबुद्दीन गोरी की सेना से युद्ध करते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान की यश गाथा का वर्णन और उनके द्वारा लड़े गए, उनके द्वारा किए गए युद्धों का बहुत ही विशद वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। चलिए अब लिखेंगे इस ग्रंथ के नायक। पृथ्वीराज चौहान। उसके नीचे लिखेंगे पृथ्वीराज चौहान धीरोदात्त श्रेणी के नायक हैं। पृथ्वीराज चौहान धीरोदात्त श्रेणी के नायक हैं। अब इसमें एक शब्द आ रहा है धीरोदात्त। तो धीरोदात्त क्या है ये समझ लेते हैं। असल में है क्या, नायक जो होता है किसी भी काव्य का या किसी भी गद्य का या किसी भी कहानी, उपन्यास, नाटक का जो नायक होता है वह काव्य शास्त्र के दृष्टिकोण से कई प्रकार के होते हैं। तो उनमें जो सबसे उच्च कोटि का या उत्तम प्रकार का नायक होता है उसे कहते हैं धीरोदात्त नायक। धीरोदात्त नायक की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिनके आधार पर इन नायकों का वर्गीकरण किया गया है। तो हम यहाँ पर सिर्फ धीरोदात्त नायक के संबंध में अपनी बात रखेंगे कि धीरोदात्त नायक के अंदर किस प्रकार के चरित्र और किस प्रकार के गुणों या किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है। देखिए ऐसा होता है कि जो धीरोदात्त नायक होता है उसके बारे में ये कहा जाता है
कि उसका हृदय शोक क्रोध आदि से अप्रभावित हो। अत्यंत गंभीर स्वभाव वाला होना चाहिए। दूसरों की गलतियों को क्षमा करने वाला होना चाहिए। अपनी बड़ाई या अपनी प्रशंसा करने वाला ना होना चाहिए। सुख और दुख सभी प्रकार की परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार करने वाला होना चाहिए। सुख या दुख की परिस्थितियों में स्थिर स्वभाव वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुख आ गया तो बहुत खुश हो गया, दुख आ गया तो अत्यंत दुखी हो गया और डिप्रेशन में चला गया, अवसाद में चला गया। फिर है कि वो अपने अहंकार और अपने गर्व को इस तरह से न प्रदर्शित करे कि लोग उसे अहंकारी कहने लगें। अपने अहंकार भाव को पूरे धैर्य के साथ धारण करने वाला हो, उसके अंदर धैर्य हो, दृढ़ता हो, दान हो, दानी हो, बहादुर हो। इस प्रकार के तमाम ऐसे गुण हैं जो धीरोदात्त नायक में होते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान किस प्रकार के नायक हैं? धीरोदात्त प्रकार के नायक हैं। नायिका का नाम लिखेंगे संयोगिता। और उसके नीचे लिखेंगे संयोगिता मुग्धा नायिका की श्रेणी में आती है। संयोगिता मुग्धा नायिका की श्रेणी में आती है। नायिकाओं की भी जिस प्रकार से नायक की तमाम श्रेणियां हैं, उसी प्रकार नायिकाओं की भी तमाम श्रेणियां हैं। उनमें एक श्रेणी है मुग्धा नायिका। अगला पॉइंट लिखेंगे कुल छंद या पद्य या पद, यानी इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? यह है 16,306। 16,306 पद हैं। 16306 16,306 पद, 16,306 पद हैं इसमें। अगला पॉइंट, पृथ्वीराज रासों में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। 68 पृथ्वीराज रासों में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इनमें भी छप्पय छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। इनमें भी छप्पय छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट, इस आधार पर छप्पय छंद चंदबरदाई का सर्वाधिक प्रिय छंद भी माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि चंदबरदाई का सर्वप्रिय छंद कौन सा है, तो वो है छप्पय। इसी आधार पर माना गया है क्योंकि इतना बड़ा ग्रंथ इन्होंने जो लिखा है, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया, लेकिन सर्वाधिक छंद संख्या जो है वो छप्पय छंदों की है। इसलिए यह माना जाता है कि चंदबरदाई का सर्वाधिक प्रिय छंद है छप्पय छंद। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो 69 समयों में विभाजित है। समय का बहुवचन समयों, 69 समयों में विभाजित है। 69 समयों में विभाजित है। चंदबरदाई ने प्रायः सर्गों में विभाजित होता है, 1 सर्ग 2 सर्ग या अध्याय, लेकिन यहाँ पर सर्ग और अध्याय का नाम नहीं है। यहाँ पर उन्होंने नाम दिया है समय, यानी प्रथम समय, द्वितीय समय, तृतीय समय। इस प्रकार से कुल कितने समय हैं इसमें? 69 समय या 69 खंड या 69 सर्ग या 69 अध्याय। तो अध्याय, सर्ग और खंडों का जो नाम है वो यहाँ पर किस नाम से है? समय के नाम से है। तो अगर कभी ये बात आती है कि चंदबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है उसमें कितने खंड हैं, तो 69 हैं, लेकिन खंड नहीं है, वो हैं समय। रासोकार ने उन्हें समय के नाम से पुकारा है। 69 समय है। चलिए
अगली हेडिंग लिखते हैं, पृथ्वीराज रासो के संबंध में अन्य विशेष तथ्य। पृथ्वीराज रासो के संबंध में अन्य विशेष तथ्य। अब इन तथ्यों को हम अपनी अगली क्लास में लिखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अगली क्लास आपको कल इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी। आप इसे सुनें, पढ़ें, लिखें, इसके नोट्स बनाएं, और यदि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई शंका संदेह उत्पन्न होती है इस पढ़ाई लिखाई के दौरान, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।